हाँ, तो आज ये 13वीं क्लास है, 13 पार्ट है और ये पार्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है हर पशुपालक के लिए जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना भाई। अपन क्या कर रहे हैं कि जो सिस्टम अगर आपने समझा हो, मैंने क्या सिस्टमेटिक इनसे क्लास ली है, आज अपनी ये पहचान करेंगे कि कोई पशु रोगी है या स्वस्थ है। लेकिन वो रोगी या स्वस्थ की पहचान कैसे कैसे करेंगे अपन, वो भी जानेंगे इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, प्लस बॉडी के टेम्परेचर ज्ञात करना सबसे बड़ी चीज़, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके शरीर का तापमान ज्ञात करना, शारीरिक ताप है ना, जिसमें पशुओं का एक अलग थर्मामीटर आता है। जैसे इंसानों का बुखार चेक करते हैं ना अपन, वैसे एक ज़बरदस्त सिस्टम है, टेक्निक है, लेकिन कैसे वो अपन सीखेंगे। थर्मामीटर को अपने मलद्वार में कितना डालना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है थर्मामीटर से इनका। लेकिन कुछ सावधानियाँ भी है जो भी अपन को ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, कितना अपन को मलद्वार में डालना है, अपन उसका योनि द्वार में भी डाल सकते हैं, काफ़ी 2-3 जगह हैं वो थर्मामीटर से। प्लस इसकी नाड़ी चेक करना भी होता है भाई। पशु के अंदर नाड़ी होती है, जैसे अपनी नाड़ी होती है ना, नाड़ी चेक करते हैं, वैसे इसकी नाड़ी चेक करना भी है। और फिर अपन देखेंगे श्वसन क्रिया जो है, सांस लेने से भी अपन इसका श्वसन क्रिया से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। तो ये सब बातें जानेंगे क्या क्या होता है। बहुत ज़बरदस्त सेशन है, इससे आपको डेफिनेटली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्के हैं। हर क्लास से वैसे इंपॉर्टेंट क्लासेस बनती जा रही है, हर क्लास से क्वेश्चन तो आना ही आना है, लेकिन कुछ टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अपन इसको शुरू करते हैं। स्वस्थ क्या होते हैं, रोगी क्या होते हैं। देखो, ये अपना आज की हेडिंग रहेगी, स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्दी एंड डिजीज्ड एनिमल, ठीक है ना। रोगी बोल दो चाहे बीमार बोल दो, है ना, एक ही बात है। रोगी नाम लिखा हुआ आ जाए चाहे बीमार पशु लिखा हुआ आ जाए, बात एक ही है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि अपन किसी भी पशु को या किसी भी तरह की किसी को भी अपन स्वस्थ कब कहते हैं कि यार ये स्वस्थ है। तो पशु, अपन अभी पशु की बात करें तो बात करेंगे कौन सा पशु स्वस्थ है। कैसे पता चलेगा कि पशु की वह अवस्था जिसमें पशु के शरीर के सभी तंत्र एवं अंग, ठीक है ना, तंत्र का मतलब इंटरनल पार्ट, जितने भी उसके आमाशय जितने भी कुछ भी हो गया, और प्लस उसके अंग, आँख, कान, नाक सब, और उसकी अंग उसकी आयु, लिंग, कार्य एवं उत्पादन के अनुसार, हाँ उम्र तो खैर रही है, बुजुर्ग है तो फिर उस हिसाब से उनके अनुसार सुचारू रूप से कार्य करते हो। तो पशु के शरीर का तापमान, सांस की गति जिसको अपन और श्वसन क्रिया बोलते हैं, और नाड़ी की गति, ये साधारण होनी चाहिए। सांस की गति भी ज़्यादा है तो बीमार है, तापमान ज़्यादा है, एक लिमिट से ज़्यादा है तो बीमार है, लिमिट से कम भी नहीं होना चाहिए, और नाड़ी की गति भी ज़्यादा है तो बीमार है, ठीक है। ये सब ना हो, नॉर्मल हो, सामान्य हो, जितनी होनी चाहिए आवश्यकता भी आगे बताऊंगा, फैक्ट भी है, वो पशु स्वस्थ पशु की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। बाकी सब बीमार, तो बीमार की डेफिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन लाइन से लेते हैं, बहुत तगड़ी हेडिंग लगानी है आपको कि स्वस्थ पशुओं के लक्षण क्या है, मतलब कि सिम्टम्स क्या है हेल्दी एनिमल्स के, क्या क्या सिम्टम है, वो आपको कैसे पता चलेगा। हालांकि ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये आपके ट्रू फॉल्स में आ जाती है, 4 में से कौन सा कथन इसको सूटेबल करता है, कौन सा नहीं है, कैसा भी आ जाता है। तो इनको तो अपन को नॉलेज बढ़ाना है। बाकी आगे अपन पढ़ेंगे थर्मामीटर से इनका टेम्परेचर नापना, नाड़ी चेक करना, श्वसन क्रिया चेक करना, उनसे तो एक्यूरेट साइंटिफिक फैक्ट से अपन उसका अंदाज़ा लगाते हैं, और ऐसे भी अंदाज़ा लगता है पशु का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ पशु रेवड़ में रहता है। रेवड़ का मतलब है पूरा झुंड जो होता है, रेवड़ का समझते हो। रेवड़ वैसे बेसिकली भेड़ों का एक झुंड होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन जहाँ भैंसें 8-10 पूरी इकट्ठी रहती हो तो स्वस्थ पशु जो होगा वो रेवड़ में रहेगा। उसको साथ में रहना अच्छा लगता है, उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, लेकिन जो बीमार होगा रेवड़ में नहीं रहेगा, अलग ही रहेगा, मुरझाया हुआ सा रहेगा। पशु ध्वनि और गति के प्रति उचित संवेदनशीलता दर्शाता है, मतलब अगर आप थोड़ी सी आवाज़ लगा तुरंत एक्टिव देखने लग जाएगा, और गति के प्रति स्पीड वगैरह दोनों में एक्टिव रहेगा। वो कुछ भी आवाज़ लगे तुरंत एक्टिव सुनाई दे जाएगी उसको, वो पशु स्वस्थ। अपन बात स्वस्थ पशु कर रहे हैं। पशु की त्वचा मुलायम होगी, चमकदार होगी और लचीली होती है जो स्वस्थ है। पशु के नथुने नम होते हैं, नथुने और नासारंध्र में किसी दो नथुने नोज वाला पोर्शन, आगे से पोर्शन थोड़ा नम नम सा होता है, मतलब, और जो नासा द्वार जिसे भी ये नथुने नाक की बात चल रही पूरे पोर्शन की, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। लेकिन किसी भी तरह का नासा द्वार से, जो नासारंध्र है, उनसे किसी भी प्रकार का स्राव, मतलब पानी या फिर ऐसा कुछ भी मलगम जैसा कुछ भी बाहर नहीं आता है। नॉर्मल सूखा रहेगा पूरा, ये जो नथुने और पूरे दोनों के नथुने ऐसे नॉर्मल गीले गीले से नजर आएंगे, बाकी किसी भी तरह का श्राव बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना।
और आंखें चमकदार और सचेत होती है, एक्टिव। आहार पूरी तरह से खाता है, जो भी चारा उसको नीरा गया है, उसको डाला गया, उसको प्रॉपर खा लेगा। पशु जुगाली तो जानते ही हो, जो जुगाली करने वाले पशु वो जुगाली प्रॉपर करता है, ठीक है, जो अगर स्वस्थ है तो। और 8वें पॉइंट में मैंने 5-7 बातें एक साथ लिख दी है कि पशु ठीक तरह से गोबर करता है, गाय भैंस का गोबर अपेक्षाकृत ढीला होता है एवं गहरे हरे से गहरा भूरा होता है, गोबर में किसी प्रकार का बुलबुला या खून नहीं होता है और किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आती है। ये 7 नंबर है, सॉरी ना 7, अच्छा ये हो गया 7, 8 हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। मतलब नॉर्मल कलर आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा पशुपालक जो होते हैं वो गोबर के रंग से पता कर लेते हैं कि आज इस कलर का कर रहा है, मतलब बीमार है क्या, समझ गए। यानी कि गहरे हरे से गहरा भूरा हो जाता है ये, जबकि खाता हरा चारा है लेकिन भूरा भूरा सा अगर करता है तो इसका इट मीन्स वो पशु सही है, किसी प्रकार का खून बुलबुला भी नहीं आ रहा है, कोई दुर्गंध भी उसके ज़्यादा दुर्गंध भी नहीं आ रही उसके। और पशु के पेशाब का रंग हल्का पीला या पानी जैसा होता है एवं किसी प्रकार की दुर्गंध पेशाब में भी नहीं होती है, हल्का पीला या पानी जैसा कलर हो सकता है। स्वस्थ पशु की बात करें अपन, दूधारू पशु जो होते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं, उनका दुग्ध उत्पादन एवं दूध की गुणवत्ता बिल्कुल प्रॉपर, श्वसन क्रिया एवं श्वसन गति, शरीर का तापमान, नाड़ी की गति, पशु के उठने बैठने, चलने में चरने की क्रिया, पशु की आवाज, ये सब सामान्य रहते हैं। 10वें पॉइंट मैंने 5-6 बातें एक साथ लिख दी है। क्या क्या सामान्य रहती है कि अगर दूधारू पशु है तो दुग्ध उत्पादन उसका नॉर्मल रहेगा, रोजाना जो 5 किलो देता है तो 5 किलो देगा, दूध में कमी नहीं आएगी, इसका मतलब स्वस्थ पशु है। अगर अचानक से कमी आ जाती है इट मीन्स दूध में कमी क्यों आई, बीमार है। और दुग्ध की गुणवत्ता वैसे की वैसी, क्वालिटी वैसे की वैसी रही, कोई सी भी तरह की स्मेल नहीं है, दूध फटता भी नहीं है, नॉर्मल जो भी वही होता है वही। श्वसन क्रिया और श्वसन गति नॉर्मल, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल, नाड़ी की गति नॉर्मल, पशु का बराबर जैसे बराबर उठता था वही दिन में 4 बार 5 बार जो भी उठना बैठना या चलना फिरने की क्रिया जो है नॉर्मल वो की वो, और पशु की जो आवाज़ है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। ये आदि सब सामान्य अगर रहती है इट मीन्स वो पशु क्या है, स्वस्थ है। पशु कान, पूंछ तथा सिर हिलाते रहते हैं और सिर को ऊंचा उठाए रखते हैं। अगर स्वस्थ पशु है तो कान, पूंछ, सिर हिलाता रहता है, एक्टिविटी करता रहता है और एकदम सिर को ऊंचा उठाए रखता है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्वस्थ है। प्राकृतिक द्वार जो होते हैं जैसे कि जनेंद्रियां, ठीक है ना, जनन की इंद्रियां, जनन जहाँ से उनके योनि द्वार जो है उससे किसी प्रकार का श्राव नहीं आता। परंतु अगर मादा पशु पाले में आती है, कहता नहीं पाली में आइए, पाली मतलब हीट जो अपन ने पहले पढ़ चुके, अगर उसमें आती है तो श्राव आता है, बाकी नहीं आता। ऐसा मत सोचना कि ये तो पाली मतलब श्राव आ गया, श्राव आना नहीं चाहिए था, नहीं, श्राव कब आता है, जब वो पाली में आती है, मतलब जब उसको मतलब जैसे फीमेल है तो मेल से जब मिलाया जाता है उस टाइम पर वो पाली गालती है, तो उस टाइम पर वो क्या होता है कि उस टाइम में थोड़ा वो श्राव आ सकता है योनि द्वार से, बाकी प्राकृतिक द्वार से किसी भी तरह का कोई श्राव नहीं आता है, नॉर्मल दिनों में नहीं आएगा, मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है ना। ये 10-12 बातें अपन ने पढ़ी, एक स्वस्थ पशु की पहचान अपन कैसे करते हैं, तो ये सब देख के भी अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पशु स्वस्थ है, ठीक है ना। लेकिन अब जो अगर बीमार पशु है, अगर कोई रोगी पशु है, ये ऐसी पॉइंट मैंने क्यों लिखे, जबरदस्त छाट के सिलेक्टिव बुक्स हैं इसमें क्या होगा कि आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यूं ही पता है, लेकिन नोट्स प्रॉपर बनाना है फिर भी आपको, और मतलब एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे। बीमार पशु रेवड़ से अलग हो जाता है अपन ने पढ़ा ना भी कि स्वस्थ पशु रेवड़ के साथ रहता है, बीमार पशु रेवड़ में नहीं रहता, अलग हो जाता है और मुरझाई सी अवस्था में रहता है, चरा मुरझाया वैसा। बाह्य संवेदक जैसे कि अपन ने कहा ना आवाज़ लगाना, वो बाह्य संवेदक है, बाहर से जो आवाज़ आती है, पूरी तरह से संवेदनशील नहीं रहता, जबकि वो रहता है। स्वस्थ पशु को तुरंत थोड़ी सी ऐसे आवाज़ करो, वो पशुपालक जो भी उसको अपने इशारे से बुलाता है तुरंत एक्टिव आ जाता है। पशु की त्वचा चिकनी नहीं होती, सूखी हो जाती है और मोटी, कम लचीली, चमकहीन, रोंगटे होते हैं ना शरीर पर, जो रों होते हैं वो भी खड़े खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े रहते हैं। त्वचा को हाथ में पकड़ने से जो उसकी रोएं होती है, शरीर पर जो रोएं होती है वो हाथ पर ही साथ में ही चिपक जाते हैं, इसका मतलब पशु बहुत बीमार है, ठीक है, ये चीज़ें। और अपने वहाँ पर पढ़ा था कि जो स्वस्थ पशु होता है उसका नासा द्वार से किसी तरह का वो भी नहीं आता, शुष्क भी रहते हैं, वो मतलब ड्राई रहते हैं, नम, जबकि इसके नथुने शुष्क होते हैं और नासा रंध्र से पानी जैसा गाढ़ा या कभी कभी तो खून भी निकलता रहता है, इट मीन्स वो पशु बीमार है। समझ में आ गई। आंखों में चमक उसमें तो रहती है जबकि इसमें कम चमक होती है,
कुछ बीमारियों में तो पानी या तरल गाढ़ा पदार्थ भी आंख में से निकलता है वाइट कलर का, ठीक है, तब भी बीमार मान लो। आहार खाने में वो तो पूरी रुचि लेता है स्वस्थ पशु, तो ये आहार खाने में कोई रुचि नहीं लेता, खाने का इसका मन ही नहीं होगा। वो प्रॉपर चारा खाने के बाद में जो स्वस्थ पशु है वो जुगाली करता है ना, बस खाने को वापस ला के बैठे बैठे जुगाली करता है, मुंह को ऐसे हिला के। ये जुगाली नहीं करता या कम करता भी तो बहुत कम करता है, ठीक है, या फिर मुंह से लार गिरती रहती है, ठीक है ना, तब भी बीमार है। और पशु के उसमें अपने पढ़ा था कि हरे से थोड़ा भूरा कलर का गोबर करता है। पशु के गोबर का रंग, मात्रा और गाढ़ापन और गंध में परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा, पशु बहुत टाइट गोबर करेगा, और या तो सूखा करेगा बिल्कुल, या फिर बिल्कुल पतला करेगा। इवन कभी कभी तो पशु में कब्जी हो जाती है। ये भी एक सिस्टम है। तो ये सब अगर पशु गोबर कर ही नहीं रहा पूरे दिन भर से, इट मीन्स वो पशु बीमार है। या फिर बिल्कुल पानी जितना करा तो भी बीमार है, ठीक है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है तो भी बीमार है। ये सब चीज़ें हैं जो पशु के जो हैं बीमार पशु की पहचान में आते हैं। फिर और क्या है, फिर है पेशाब का जो रंग है, इसके यूरिन का रंग जो है वो पीले रंग का या लाल रंग जैसा होता है, और पेशाब में दुर्गंध बहुत आती है, अलग से पहचान में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसका मतलब बीमार है। दुग्ध उत्पादन, सीधी सी बात है, दूध अगर 5 किलो देता था तो अब कम कर देगी भैंस, जब भी गाय है तो दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, और दूध की गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाती है, उतना घी वगैरह नहीं आता, थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है, कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है, श्वास रुक रुक के आता है, खांसी या दुर्गंध युक्त श्वास आती है, ऐसा लगता है पास जाते हैं तो दुर्गंध आती है श्वास से, और बीच में जो खांसता भी है पशु, ठीक है। और तापमान, अगर वो अभी बताऊंगा मैं, थर्मामीटर से नापते हैं पूरा सिस्टम, तापमान सामान्य से अधिक या फिर बिल्कुल कम चला जाता है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और नाड़ी की गति भी क्या है, वो सामान्य से ज़्यादा या फिर कम हो जाए। मैंने कहा ना, ये ज़्यादा भी काम की नहीं है, कम भी काम की नहीं है, एक फिक्स लिमिट होनी चाहिए। वो जो अपन आगे पूरा फैक्ट है, पूरे मैंने टेबल बना रखी है, कितनी नाड़ी की गति होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कितने श्वास वो होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। ज़बरदस्त सेशन है आज का। तो नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम हो जाती है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है उसको, है ना, कट कट की आवाज़ भी आती है, बड़ा लंगड़ाता सा है पशु, ऐसा थोड़ी कभी सी रहती है, उठता है तो भी आवाज़ करता है जोर से, खांसता है जो भी है ना, और आवाज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन सा आ जाता है। नॉर्मल आवाज़ अलग करता था, वैसी आवाज़ अब नहीं आती है, ठीक है। कान, पूंछ तथा सिर बहुत कम हिलाता है, जबकि वो तो बहुत हिलाता है, या बिल्कुल ही नहीं हिलाते। सिर नीचे की ओर झुका के रखते हैं, वो सिर उठा के रखते हैं स्वस्थ पशु। ये सब बातें। और जननेंद्रियों में मवाद जैसा स्राव या खून भी कभी कभी आ जाता है, और पशु का स्वभाव सामान्य नहीं रहता, अलग सा रहता है। ये सब कारण अगर जब दिखे तब भी अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशु जो क्या है, बीमार है, स्वस्थ नहीं है पशु। बाकी इन दोनों को साथ में लेने से लगभग चीज़ें आपको याद हो गई कि स्वस्थ पशु में और अस्वस्थ पशु में, बीमार पशु में, रोगी पशु में क्या मेन फर्क है, वो अपन देख लिए। लक्षण, यहाँ से क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी अपन ने, लक्षण अपन ने पहचान लिए। अब मेन चीज़ जो है कि चलो वो तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पशु का व्यवहार देख, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर वे में पता नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी पशु होते हैं कोई आलसी होते हैं जो सिर कम हिलाते हैं, है ना, गोबर का रंग नॉर्मली पेट खराब भी होने से भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे इशू नॉर्मल हो सकते हैं। एक प्रॉपर वे में अगर पशु की पहचान करनी है कि हाँ यार ये वाकई पशु बीमार है, तो फिर उसका सबसे बढ़िया है कि पशु का अपन थर्मामीटर से, क्योंकि इनका टेम्परेचर थर्मामीटर से नापा जाता है जैसे हमारा नापा जाता है, तो इनका तापमान नापना है हमें को, इनकी बॉडी का तापमान। अगर बॉडी के तापमान में जो कि नॉर्मल सामान्य से अगर ज़्यादा आता है या कम आता है, 100% पशु बीमार है। ज़बरदस्त है, ये सिस्टम सीख लेना बस आप। तो पशु का शारीरिक ताप कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझो। तो देखो, पशु का शारीरिक ताप थर्मामीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। लेकिन अब थर्मामीटर से कैसे भाई, अपने तो जैसे जीभ के यहाँ रख दिया, अगर जीभ के नीचे रख दिया, ऊपर रख दिया, हम तो यहाँ नाप लेते हैं, लेकिन पशु का कैसे नापते हैं? तो जो मलाशय है ना, मलद्वार, जिधर से पशु गोबर करता है, उसका जो मलद्वार है, उस ऐसा मान लो कि यही मान के चलिए आप। तो थर्मामीटर सबने देखा होगा, सेम थर्मामीटर होता है, यही थर्मामीटर मान लो आप। तो इसको इतना आगे वाला जो पोर्शन होता है, इसको मलद्वार में डालना है, पशु के मलद्वार में डालना है, 1-2 मिनट तक रखना भी है उसके अंदर। अभी पूरी विधि आगे लिखी हुई है। तो उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, और पता चल जाएगा कि कितना 39 है, 40 है, 38 है, कितना भी बता दूंगा। कितने से ज़्यादा होना तो बीमार है, कितने से कम तो वो है। फिर
अगले पशु में किसी में करना है उसको ऐसे झाड़ना है, ऐसे यूँ झाड़ेंगे तो तापमान 0 हो जाएगा वापस, मतलब झाड़ने से, ऐसे हाथ से झाड़ने से टेम्परेचर जो वापस खत्म हो जाता है, फिर इस तरह से नापा जाता है। तो एक तो पशु के मलाशय में रखकर अथवा जो योनि है उसकी वेजाइना उसमें भी थर्मामीटर को डालकर, दोनों जगह मलाशय में डाल लो चाहे वेजाइना में डालो। जैसे सबसे बेस्ट तो खैर मलाशय में डालते हैं हर कोई, वेजाइना में भी डाल सकते हैं अगर, कब, जब मलाशय में जैसे कि पॉसिबल नहीं हो, मलाशय में कोई पशु डलवाते नहीं है ना, क्योंकि वो मतलब काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वो मलाशय वाले मलद्वार को मुंह बंद कर लेते हैं, वो पशु के हाथ में होता है ये। लेकिन वेजाइना या योनि है ये मुंह उनका बंद नहीं होता, तो इसमें भी डाल के कर सकते हैं, अंदर डालना पड़ता है इतना सा पोर्शन, तो वो आराम से हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी जैसे मलाशय में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि गोबर टाइट है तो आगे वो आगे पूरा पहुँचेगा नहीं, तो फिर आगे से कुछ एक चीज़ होती है सॉफ्ट सी, मैं अभी बता दूंगा आपको, ये रहा गिल्सरीन या फिर वेस्लिन की सहायता से उसको थोड़ा आगे चिकना करके ऐसे टेढ़ा करके भी डाल सकते हैं, वो सिस्टम है। खैर वो तो आप समझ में आ गया, आपके चीज़ ये है कि थर्मामीटर से नापते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थर्मामीटर से पशु का शारीरिक ताप जब नापा जाता है तो कैसे नापते हैं, तो एक पहला ऑप्शन तो ये है कि पशु के मल द्वार में या फिर मलाशय में डाल के, दूसरा उसकी वेजाइना या फिर योनि द्वार में डाल के, ठीक है ना, बस 2 ही बात है। नोट लिखा है मैंने, थर्मामीटर के पारे को हाथ से झटका देकर उतार लेना चाहिए, ठीक है ना, ताकि पहले से ऑलरेडी अगर उसमें पहले टेम्परेचर शो रखा है तो फिर कैसे उसको झटका देकर उतार लेते हैं, फिर वापस नाप लेते हैं। अब देखो विधि क्या है, क्या करना है कि थर्मामीटर को मलाशय में अंदर डालने के पहले लगभग आधा भाग, उसका लगभग मैंने कहा आधा भाग अंदर डालना है। तो थर्मामीटर को मलाशय में अंदर डालने के पहले बल्ब वाले सिरे, बल्ब का मतलब है जहां से वो आगे वाला पोर्शन है, उसके सिरे को गिल्सरीन या वेस्लिन की सहायता से चिकना कर लेना चाहिए। जो आगे थोड़ा बल्ब जैसा होता है उसको बल्ब बोलते हैं, बाकी बल्ब कोई वो नहीं है, तो उसको थोड़ा ऐसे चिकना या करते हैं ताकि ऐसे ऐसे करके उसमें डल जाएगा, कर लेना चाहिए, जिससे वह आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। सीधे सीधे डालने की बजाय अगर थोड़ा घुमा कर डाला जाए ऐसे कर करके, तो थर्मामीटर अधिक सुविधा से अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यदि रेक्टम, मलद्वार जो बोलते हैं, मलाशय को रेक्टम बोला जाता है, ठीक है ना, मलाशय जो है इसको अपन रेक्टम बोलते हैं। तो रेक्टम में अगर गोबर, कड़ा गोबर है भाई, जैसे पशु है बीमार पड़ गया तो वैसे गोबर तो टाइट करेगा, कड़ा गोबर हो तो उंगली के सहारे से, क्योंकि ग्लव्स पहन लेते हैं, उंगली के सहारे से रेक्टम में अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है, जैसे हमारी बॉडी में श्लेष्मा झिल्ली होती है, साइंस पढ़ेंगे अपन, तो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, उसको थोड़ा सा उंगली सहारे से ऐसा स्पेस बना के श्लेष्मिक झिल्ली से लगा देना है। क्योंकि जब तक सिर्फ गोबर में टाइट गोबर होगा, तो टाइट गोबर होगा तो फिर उसका अंदर जो शरीर है, ऐसा समझो तो देसी तरीके से, अंदर शरीर में झिल्ली होती है, उस झिल्ली के टच नहीं होगा ये थर्मामीटर, जब टच नहीं होगा तो टेम्परेचर किसका, गोबर का लाओगे क्या, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी है, थोड़ा सा रेक्टम में अगर टाइट गोबर हो तो थोड़ा उसको श्लेष्मिक झिल्ली के टच जरूर करना है, वो टच हो जाता है, सब समझते हैं खैर वो, तो उसके टच होता है, फिर वो वहीं पर थोड़ी 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो, ऑटोमेटिक टेम्परेचर फिर शो हो जाता है, फिर बाहर निकालो, ठीक है। पूंछ को ऊपर करके ये करना पड़ता है। भेड़, ये तो चलो गाय भैंस का हो गया, ये गाय भैंस का हो गया, पूंछ को ऊपर करके थोड़ा सा टाइट, वो वैसे पशु, हर कोई पशु इतना मुश्किल नहीं करते, इजीली हो जाता है काम, ठीक है। और बात करते हैं भेड़ बकरी की। तो भेड़ बकरी में अगर मैं बात, ध्यान रखना ये गाय भैंस का था, ठीक है ना, ये अपने गाय भैंस का, गाय मान लो चाहे भैंस मान लो, गाय एंड भैंस के लिए सिस्टम है ना। और अगर अपन भेड़ बकरी की बात करें तो भेड़ बकरी में तापमान लेते समय थर्मामीटर को तिरछा कर दिया जाता है, जिससे श्लेष्मिक झिल्ली से लग जाए, इनके थोड़ा टेढ़ा करके डालना, कुल मिलाकर श्लेष्मिक झिल्ली का टच होना चाहिए, वो ऐसे ही महसूस हो जाता है, जब अपन डालते हैं ना तो महसूस हो जाता है ताप। अब सीधी सी बात है, भेड़ बकरी मींगनी करती है, छोटा गोबर करते हैं उसे मींगनी बोलते हैं। तापमान मींगनी करने या गोबर करने के तुरंत बाद लिया गया है अथवा निर्धारित समय से कम समय तक अंदर रखा गया हो तो थर्मामीटर के तापमान का पठन वास्तविक शारीरिक तापमान से कम आएगा। ये तो मैं कह रहा हूं, जैसे पशु है अभी तुरंत गोबर कर रहा है या फिर भेड़ बकरी मींगनी कर रहा है ना, भेड़ बकरी मींगनी करता है, पशु गोबर करता है, तो तुरंत उस समय आप डालोगे आप तो श्लेष्मिक झिल्ली के अंदर से गोबर आ रहा है तो वो थोड़ा गर्म है अभी, तो या फिर मतलब पोर्शन वो अभी गोबर किया है तो उससे थोड़ा बॉडी में रिलीफ भी मिलता है। प्रेशर बॉडी में क्या आता है कि जब भरा रहता है ना पेट तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर वो पोर्शन थोड़ा मतलब कि जब गोबर किया ही है जस्ट, या फिर आपने थर्मामीटर को कम टाइम के लिए डाला पहले निकाल लिया, तो फिर आपका नॉर्मल वास्तविक तापमान नहीं बताएगा, फिर वो कम बता देगा, कम शो कर देगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तभी कहते हैं कि थोड़ा रुकना है, मींगनी कर दी थोड़ी देर रुक जाओ, गोबर कर दिया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में
और बाद में थर्मामीटर को अंदर डालो और 1 मिनट या 1.5 मिनट तक अंदर रखो उसको प्रॉपर वे में, तब जाके टेम्परेचर बॉडी का सेट हो पाएगा। 1-1.5 मिनट तक अपन को अंदर रखना है ताकि प्रॉपर वे में टेम्परेचर शो कर दे। या फिर जैसे इसका भी ध्यान रखना है, ये बात तो मेंगनी या गोबर करने वाली थी। एक बात ये 2-4 मील से अगर पशु चल के आ रहा है, भाई कहीं से खेत से आ रहा हो, पानी पी के आ रहा हो, 2-4 मील चलकर आए हुए पशु का तापमान कम से कम आधा घंटा उसको आराम करने दो, तब वास्तविक आएगा, वरना ज़्यादा बता देगा। आराम कर लेना चाहिए वरना पशु का तापमान बढ़ावा मिलेगा। आधा घंटा अगर नहीं रुके तो टेम्परेचर ज़्यादा शो करेगा, बॉडी गर्म में चल के आया इसलिए, तो उसको आधा घंटा 40 मिनट रेस्ट करने दो ताकि बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अब नापो, अब ओरिजिनल, क्योंकि हमें वास्तविक तापमान लेना है, बीमार है या स्वस्थ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये एक्चुअल में होता है पशु का शारीरिक तापमान जो है, ये इसको आपको भाई लर्न करना है। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लर्न घोट के पे जाना। दोनों लिखा है मैंने, आप कहेंगे इधर मैंने 4 पशु लिखे हैं बेसिकली, इसके अलावा बार क्वेश्चन जाएगा नहीं, और इधर उनका औसत तापमान और क्रिटिकल तापमान है, ठीक है ना, बस इतना ही पढ़ना है। ये भेड़ या बकरी दोनों मान के चलिए आप, भेड़ या बकरी। अब मेरी पूरी बात समझना आप कि मैंने क्रिटिकल क्या है, औसत क्या है। औसत का मतलब है कि एवरेज टेम्परेचर, इतना तापमान है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल का मतलब है बस ये लास्ट है, इससे ऊपर नहीं। इससे अगर इससे ऊपर है तो पशु बीमार है। अगर इससे ऊपर है तो पशु बीमार है। क्रिटिकल तापमान का मतलब है कि ये लास्ट है, सीमा है, ये बाउंड्री है। इससे ऊपर चाहते हो तो फिर पशु पक्का ही बीमार है। हाँ, 38 डिग्री सेल्सियस, और फahrenheit में भी याद करना, फahrenheit में होता है 100.5 डिग्री फahrenheit। तो ध्यान रखें ये सेल्सियस है, सी का मतलब तो होता है सेल्सियस, ठीक है ना, सेल्सियस है ये, और वो फahrenheit है, फahrenheit। दोनों याद रखना भाई, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, फahrenheit और सेल्सियस दोनों याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा, फahrenheit और सेल्सियस दोनों में याद करना है आपको। तो सी और एफ याद करना है कुल मिला के। तो सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस और फahrenheit में 105, ये इतना घोड़े का तापमान औसत होता है। लेकिन लास्ट 39 हो सकता है, और फahrenheit 102 फिक्स, ये तो 100.5 है, ये फिक्स 102 फahrenheit होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो फिर बीमार है वो। 102 तक चलेगा और 38 से 39 तक चलेगा। वो अपन जैसे कोई अपनी जांच करवाते हैं तो वो कहते हैं ना टेम्परेचर, वही वाली चीज़ है कि 38 से 39 तक ठीक है, 38 से 39 सेल्सियस तक घोड़े का ठीक है। और अगर फahrenheit में देखें तो 100.5 से लेके 102 फahrenheit तक ठीक है, डिग्री फahrenheit। अगर इससे ऊपर है तो फिर बीमार है। वैसे ही गाय व भैंस का 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 101.5, ज़्यादा से ज़्यादा 39.5 और 103.5 फahrenheit हो सकता है। इसके ऊपर फिर नहीं चलेगी, फिर बीमार है। सूअर में 39.5 और 103 फahrenheit, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या फिर 104 फahrenheit हो सकता है, मतलब 0.5 का थोड़ा फासला रहा है। 39 भेड़ बकरी का होना चाहिए, 102 फahrenheit होना चाहिए, और 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फahrenheit है लास्ट, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो फिर वो भेड़ बकरी बीमार है, इससे ऊपर है तो सूअर बीमार है, गाय भैंस इससे ऊपर तो गाय भैंस बीमार है, घोड़ा। ये आपको याद करना है, हर हालत याद करना है कि भेड़ बकरी का 39, सूअर का 39.5, ऐसे याद करो। ये दोनों एक साथ याद कर लो, और ये दोनों, उनको ऊपर से नीचे आओ और इसमें नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है ना। यानी कि घोड़ा 38, गाय भैंस 38.5, वैसे ही भेड़ बकरी 39 और सूअर 39.5, ठीक है ना। फिर फahrenheit में तो खैर आपको पता ही है, 100.5 तो उसका घोड़े का। वैसे मैं फahrenheit में निकालना साइंस में सिखा दूंगा, लेकिन वो सब निकालने किसके पास टाइम है। 4 तो फैक्ट है, सीधे याद कर लो। 38.5 के 101.5 फahrenheit हो गया, और इसमें 39.5 103 फahrenheit हो गया, 39 में 102 फahrenheit हो गया, ठीक है ना। तो वेरी इजी है, बस ये याद कर लेना, और ये डाटा भी आपको याद करना है। इसमें बेहद आसान है, एक यहाँ बड़ा है, ठीक है ना, एक यहाँ बड़ा है, और यहाँ पर तो 0.5 बड़ा है, 39.5 से 5 ही हुआ है, और यहाँ पर भी 1 बड़ा है। सब में 1 ही बड़ा है, सिर्फ सूअर के अंदर 0.5 बढ़ रहा है, बाकी सब में 1 ज़्यादा मान लेना। वैसे भी लगभग 1 ही मान लो आप, तो यहाँ पर भी 40.5 तक चल सकता है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना लास्ट, वो है अपना क्रिटिकल, कि इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। अगला, ये कुछ नोट है भाई, आपने टेबल अभी याद तो कर ली, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। क्या कि कोई पशु को संक्रामक रोग है ना, संक्रामक रोग पड़ेंगे अपन, थनैला वगैरह जितने भी रोग होते हैं, अगर वो रोग है तो फिर शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और गर्भावस्था है या तरुण जवान है तो थोड़ी बहुत चलता है, मतलब ये यूं कह रहे हैं कि क्रिटिकल के 1-2 ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी जाए ना, ऐसी कंडीशन में तो चल सकता है, ठीक है ना। गर्भावस्था हो, तरुण का मतलब नई अवस्था, जवान हो, तो तरुणावस्था में भी शरीर का तापमान सामान्य से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर चला जाता है कभी कभी। या फिर कोई कमजोर या थका हुआ पशु है तो तापमान सामान्य से फिर उसका कम हो जाएगा। और अत्यधिक वातावरण, ये भी फर्क पड़ता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आसपास में, ज़मीन तप रही है, तो अत्यधिक वातावरणीय तापमान के कारण भी शारीरिक तापमान जो है उसमें 3 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हो जाती है। या फिर कोई रेस वाला घोड़ा है, दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, तो रेस के घोड़े का उसके 2 घंटे तक विश्राम देने के बाद तापमान लिया जाता है, वरना अगर पहले ले लिया आपने तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो तो टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा। रेस वाले घोड़े को कम से कम 2 घंटे लगते हैं वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आने में, बाकी कोई पशु चल के आ रहे हैं उनको तो लगभग आधा घंटा 40 मिनट, ठीक है। और अगर कोई पशु ठंडे वातावरण से लाया जाकर सीधा गर्म में चेप दिया तो भी उसके शरीर का तापमान 2-4 घंटे में क्रिटिकल तापमान से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो तो ठंडे में रहता था। जैसे अंग्रेज इंडिया में आते हैं तो जड़ से जाते हैं बेचारे, इसलिए वो सर्दी में आते हैं, तो ये दिक्कत है कि वो ठंडी जगह में रहते हैं, तो ये सब फर्क पड़ता है। ठंडे इलाके में रह के तुरंत गर्मी में जाएगा तो सहन नहीं होगा। तो ये 2-4 बातें ये भी हमें ध्यान रखनी है, ये सब नोट है ना, नोट बनाना है अपन को कि इसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस आता है वो चेंजेस ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये फिक्स आएगा। फिर हम देखते हैं नाड़ी कैसे चेक करते हैं। भाई पशु की नाड़ी पल्स, जैसे हमारी नाड़ी होती है ऐसा यहाँ पर, तो वैसे भी पर मिनट अपनी जैसे चेक करते हैं, वैसे ही पशु की नाड़ी कैसे चेक करते हैं। तो गाय और भैंस में नाड़ी दर है ना, वो पूंछ के अदर भाग पर धड़क रही मध्य काकसीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गाय और भैंस की नाड़ी अगर ज्ञात करनी है तो जो उसकी पूंछ होती है, उस पूंछ के अदर भाग में, ठीक है ना, जैसा पूंछ को ऊपर किया तो पीछे का जो पोर्शन होता है उसके अदर भाग में रख देते हैं, वहां पर धड़ जहां से मतलब ऐसा मान लो कि वो जॉइंट हो पशु का, ऐसा मान लीजिए आप, उस अदर भाग में ऐसा हाथ से भी कैसे फील करके धड़कन चेक की जा सकती है। उसकी नाड़ी का मतलब धड़कन है, ठीक है ना। और लेकिन अपन को कुछ भी वो नहीं देखना, वो सब प्रैक्टिकल बातें होती रहेगी, आगे करते रहोगे। एग्जाम पास करना है तो सीधा ये याद करना है, काकसीजियल धमनी, बस ये ध्यान रखना कि नाड़ी काकसीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है, उस धमनी का नाम है, ठीक है ना। बस अगला, इसके पूंछ को जो पृष्ठ भाग है, पीछे वाला भाग जो होता है, जिस जहां बाल होते हैं उसके, उससे पकड़ना चाहिए ताकि उंगलियां अधर तल में धमनियों को स्पर्श करती हुई लगी रहे, वरना फिर वो हिल जाएगी, ऐसे हिल जाएगा, ठीक है ना। वहां लगी रहे, पूंछ को ऐसे पकड़ लो, ठीक है ना। पृष्ठ भाग का मतलब है पीछे वाले भाग को, लास्ट वाले भाग को। ये तो होगी गाय भैंस में। घोड़े में नाड़ी दर चेहरे पर, वो तो पूंछ पर। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि गाय भैंस की नाड़ी चेक करते हैं पूंछ से, कौन सी धमनी से, काकसीजियल धमनी से। बात आती है घोड़े में नाड़ी कहां से चेक करते हैं, उसके फेस, चेहरा का मतलब है फेस पर स्थित होती है फेशियल धमनी। फेशियल कहां करवाती है गर्ल्स, चेहरे पे, ठीक है ना। तो बस याद रखना धमनी का नाम भी क्या है, फेशियल। तो घोड़े पर नाड़ी दर ज्ञात करनी है तो फेशियल धमनी से ज्ञात की जाती है, फेस पर फेशियल, ठीक है ना। फिर भेड़ बकरी की बात होती है, तो भेड़ बकरी की होती है टांग के ठीक बीच में अंदर की तरफ, टांग के ठीक बीच में अंदर की तरफ एक होती है फेमोरल धमनी, ठीक है ना। फेमोरल धमनी जो होती है वो नाड़ी दर मालूम किया जाता है। तो एक से बड़े एक वेरी इंपॉर्टेंट है, गाय भैंस की नाड़ी है काकसीजियल धमनी पूंछ से, घोड़े की है फेशियल धमनी, भेड़ और बकरी की टांग है ना फेमोरल धमनी। याद रह जाएगा ना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, छपने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कि पशुओं के अलग अलग तरीके से अपन नाड़ियां कैसे चेक करते हैं वो है। और सुअर की नाड़ी का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, ठीक है ना, काफी मुश्किल है, इसलिए वो क्रिटिकल है, उसको अंदाजे से ही माना जाता है, बाकी कोई वो नहीं है। अपन को ये याद रखना है, ये वाली, ये सबसे फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जैसे इंसान में भी 1 मिनट में, तो ये ध्यान रखना, ये है पशु की नाड़ी प्रति मिनट पशुओं की नाड़ी कितनी। तो गौवंश 1 मिनट में जो नाड़ी है वो 40 से 50 बार धड़कती है, 40 से 50 के बीच में। स्वस्थ पशु की बात है ये।
महिष बोल दो चाहे भैंस बोल दो, उसमें जो है 40 से 45, भेड़ में 70 से 80, बकरी में भी 70 से 80, तो भेड़ बकरी तो सेम ही हो गया। ऊंट में 28 से 32, घोड़े में 32 से 40, सूअर में 60 से 80 और कुक्कुट में 200 से 400। ध्यान रखें, सिर्फ इतना ही याद करना है ये थ्योरी, तो बाकी कुछ याद नहीं करें, ऑथेंटिक बुक में ही नहीं है। हमेशा जिंदगी में एक उसूल बना लेना, क्या कि क्या छोड़ा जाए वो याद करना है, बाकी मेन चीज ये याद कर लेना बस। यहां से आएगा क्वेश्चन कि घोड़े की प्रति मिनट नाड़ी गति कितनी होती है, तो वो होती है 32 से 40 प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में धड़कती है ये। कुक्कुट की सबसे ज्यादा 200 से 400, ठीक है ना, कुक्कुट मुर्गा मुर्गी पालन जो है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक से बड़े क्वेश्चन यहां से पक्का आना है। अगला है श्वसन, रेस्पिरेशन। ये तो मैं कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन गति चेक करके भी टेम्परेचर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पशु बीमार है या स्वस्थ है। तो श्वसन वक्त, एक्चुअली श्वसन के भी 3 भाग होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं समझ लो रेस्पिरेशन के, श्वास लेने के। एक उच्छ्वास, निश्वास और विश्राम। नाम से ही पता करो, उच्छ्वास, उच्छ्वास सांस इज लाइक लेना मान लो, निश्वास जब सांस नहीं लेता है ना, और एक होता है विश्राम, मतलब सांस लेना मतलब अंदर एक बार तो छोड़ना, लेना और एक बार शांत विश्राम। ये चीजें 3 प्रोसीजर मेनली चलते हैं, आपको तो याद करना है। उच्छ्वास, निश्वास और विश्वास, ये 3 भागों की अवधि बराबर सी होती है, बराबर सी चलते हैं ये। उच्छ्वास के समय में अगर बढ़ोतरी है तो फेफड़े के ठीक से न सिकुड़ने। अब ध्यान रखना, अगर उच्छ्वास के समय में, उच्छ्वास के समय से मतलब वो बार बार ऐसे ही हो रहा है, तो उच्छ्वास के समय में अगर बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब जो फेफड़ा है वो ठीक से नहीं सिकुड़ पा रहा है। ये फेफड़े के न सिकुड़ने का लक्षण है, इसका मतलब बीमार है पशु, ठीक है। और लगभग सभी फेफड़ों की बीमारियों में श्वसन चक्र से विश्राम का भाग अनुपस्थित रहता है। सांस चालू रहता है, विश्राम है ही नहीं, मतलब ये आना जाना, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना चालू रहता है। विश्राम की बात बिल्कुल स्टॉप है। अगर किसी भी पशु के फेफड़ों की बीमारी है तो फिर श्वास चालू रहेगा, रुकेगा नहीं, मतलब विश्राम अनुपस्थित रहता है। रेस्ट कर इन, लगातार सांस फूल रही है, अपना सांस लेके अपन भी थोड़ा रुकते ही हैं, लेकिन बार बार डायफ्राम उसका फुल रहा है बार बार, ठीक है, जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है और अत्यधिक परिश्रम। हाँ, ये बात अलग है कि जब ज्यादा परिश्रम करते हैं, अपन दौड़ भाग करते हैं, तब तो हमारा भी सांस फूल जाता है, वो बात अलग है कि उनमें श्वसन दर बढ़ जाती है, वो तो नॉर्मल है, वो तो एक एक्टिविटी अपन कर रहे हैं तब है। लेकिन बाकी अगर बीमार है तो फिर श्वसन दर बढ़ जाती है, इसका मतलब बीमार है, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि श्वसन दर बढ़ गई बीमार है, इसलिए मैंने ये वाली बात भी लिखी है कि बीमार ना सोचे अगर वो दौड़ भाग कर रहा है तो बीमार नहीं है, क्योंकि दौड़ भाग में तो श्वसन क्रिया ज़्यादा करेगा वो, ठीक है। बाकी उससे पहले अगर फेफड़ों की बीमारी है और बिना बैठे बैठे श्वास फूल रही है, विश्राम का नाम ही नहीं ले रही, तो फेफड़ों संबंधी बीमारियां हैं। श्वसन को नापने के लिए हथेली है ना, हथेली अपनी, उस हथेली को उसके नाक के सामने लेके जाना है, पशु के नाक के सामने रखकर श्वसन की दर मापी जाती है, कितनी बार सांस, क्योंकि पशु का सांस में काफ़ी दम होता है, तो ऑटोमेटिक अपनी हथेली टच करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सामने रखोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी श्वास आ रही है जा रही है, काउंट कर लो। दर मापने के लिए उच्छ्वासों की संख्या को गिना जाता है, बस कितनी बार श्वास आया छोड़ा कितनी बार है ना, उसको काउंट करना है। श्वसन नापने की दूसरी विधि यह भी है कि श्वसन दर पशु की कोक होती है ना, कॉल, ये कोक जो वो पेट नहीं होता है, ऐसा मान लो पेट है ना, फ्लैंक, उसको उठने और गिरने से भी गिन सकते हो कितनी बार, क्योंकि श्वास लेगा तो यूं तो होगा ही ना वो, तो यूं उसकी कोक जो है उसका भी अंदाजा लगा लो कि वो कितनी बार ऐसे उठ बैठ, वो एक बार फुल रहा है यूं हो रहा है, उठना बैठना का मतलब उसकी वो कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, तो उससे भी अपन काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई, ठीक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट तो भाई अंदाजा हो जाएगा बीमार एक सही है, ठीक है। और ये भाई टेबल है, श्वसन गति है प्रति मिनट। गौवंशी पशु 20 से 25 प्रति मिनट श्वसन मतलब सांस लेगा 20 से 25 बार। महिष या भैंस लेगा 16 से 18, भेड़ बकरी 12 से 20, भेड़ बकरी खैर दोनों होगी। ऊंट 5 से 7 बार, दोपहर में थोड़ा तेज हो सकता है, 10 बार तक भी पहुंच सकता है, दोपहर में थोड़ी गर्मी रहती है इस वजह से। घोड़ा 8 से 16, सुअर 8 से 18 और कुक्कुट 15 से 30। बस ये जबरदस्त टेबल है, श्वसन गति की टेबल, ठीक, नाड़ी गति की टेबल प्रति मिनट और ये शारीरिक तापमान, ये तीनों टेबलें बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त आज का सेशन था,
कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। 13 पार्ट कंप्लीट हो गए, 13 पार्ट ईमानदारी से जिसने पूरे 13 के 13 पार्ट याद कर लिए हैं। जल्दी लाइव टेस्ट बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा लाइव टेस्ट हो जो मज़ा आ जाए, इसलिए तैयार कर रहा हूँ। लगभग क्वेश्चन 100 के तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, 50 तो बना ही दूंगा। इसलिए क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ ज़बरदस्त की अपने नोट्स से, और कैसे कैसे बन सकते हैं, एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के एग्जामों में कैसे पूछे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह सब मिक्स करके शानदार एक टेस्ट बनाऊंगा। बहुत गजब का टेस्ट होगा, बस तैयारी पुरजोर तरीके से करें, पुरजोर तरीके से करें। बहुत ही शानदार सेशन कंप्लीट इन वन शॉट अपन ने रखा है। इसको एक ही टॉपिक को कंप्लीट किया है, ज़बरदस्त टॉपिक था, मज़ा आपको आ गया होगा। ऐसे शानदार शानदार टॉपिक आपके आने वाले हैं। सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 45/45 है, लिखी झूठी बात नहीं है, सच है। साबित करेंगे, जैसा BSTC में झंडे गाड़े थे, ये अपनी दूसरी वैकेंसी इसमें झंडे गाड़ेंगे, साबित करके बता देंगे। बस एक ही बात है, मेरी बातें सारी माननी है, साथ की साथ पढ़ते जाओ। 13 पार्ट को 13 बार रिविजन करना है, पीछे वाले पढ़ते जाओ, एकदम रगड़ दो इनको, ठीक है ना। क्योंकि अब बहुत बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट में, पशु रोग और पशुओं की नस्लें, बहुत बड़े टॉपिक है, उनमें फिर नस्ल चेक करनी है अपन को, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको उसका नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। जीके की क्लास अपने एमवी क्लासेज पर आएगी आज, ठीक है ना, उसको पढ़ लेना। एमवी क्लासेज पर जीके है चल रहा है, यहाँ पर मैथ्स और अपनी ये जो है बी पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं और नई क्लास के साथ में, ओके।